हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलिस पराशर और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल मैकेनिज्म। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में। ये जो क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल्स का, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है यूनिट सेल पैरामीटर्स पे। ये यूनिट सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं इस पर हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। यूनिट सेल पैरामीटर्स 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा है एज लेंथ, दूसरा है इंटरफेसियल एंगल और तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम, कहाँ पे रखे गए एटम उसके बेसिस पे। तो हमने अरेंजमेंट ऑफ एटम यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रखने के बेसिस पे, या उन्हें ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन था उसको पहले ही देख लिया था, यानी बीसीसी, एफसीसी, एज सेंटर और एंड सेंटर के बारे में वो पिछले वीडियो में ही देख लिया था। इस वीडियो में हम 2 पैरामीटर्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल के पे बेस्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे। टोटल 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन यूनिट सेल पैरामीटर, जो है एज लेंथ और इंटरफेसियल एंगल। तो ये है क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। अभी इन 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम को ब्रेविस ने दिया था, तो ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। और अगर हम तीनों यूनिट सेल पैरामीटर्स को मिला दें, यानी कि एज लेंथ, इंटरफेसियल एंगल और कहाँ पे रखे गए हैं इसके बेसिस पे, तो 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। तो पहले हम 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस देखेंगे, उसके बाद कौन से क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं और 14 कैसे बनते हैं, इस पे हम बातें करेंगे। तो इसको याद रखने का एक मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक को पहले देखते हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। उस ट्रिक से पहले देख लेते हैं कि यूनिट सेल पैरामीटर्स कहते किसको है। पिछले वीडियो में भी मैंने यूनिट सेल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। ये हमारा यूनिट सेल बन के तैयार हो गया। इसमें एक एज ये है, दूसरा एज ये है और तीसरा एज ये है। तो इस एज को हमने ए बोल दिया, दूसरे एज को बी बोल दिया, यहाँ सी बोल दिया। ऐसे हम ये एज ए है, दूसरा वाला एज बी है और तीसरा वाला एज सी है। और इंटरफेसियल एंगल अल्फा, बीटा और गामा बनता है। ए और बी के बीच के एंगल को अल्फा, बी और सी के बीच के एंगल को बीटा और ए और सी के बीच के एंगल को हम गामा बोलते हैं। तो ये तो हुआ हमारा क्रिस्टल लैटिस। अब उस ट्रिक को देख लेते हैं। तो सी टी ओ एम एच आर एंड टी, इसको याद करने के लिए ट्रिक है हमारा चेहरा तेरा ओ मस्त है रोशनी त्रिवेदी। इस तरीके से याद कर सकते हैं। चेहरा, सी से चेहरा, टी से तेरा, सी से चेहरा, टी से तेरा, ओ से ओ, एम से मस्त, एच से है रोशनी त्रिवेदी। तो चेहरा तेरा ओ मस्त है रोशनी त्रिवेदी। इस तरीके से क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक इस ट्रिक के बेसिस पे याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इनके एज लेंथ को हम कैसे लिखेंगे और कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्यूबिक में तीनों ही एज लेंथ बराबर है, यानी कि ए बराबर है बी के बराबर सी है, यानी तीनों बराबर है। टेट्रागोनल में ए बराबर है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, यानी एक बराबर नहीं है। और तीसरे में तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्यूबिक में सारे बराबर, इसमें एक बराबर नहीं, इसमें दोनों ही बराबर नहीं। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, फिर इधर लिख देंगे ऐसे, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ, ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के। मोनोक्लिनिक में भी ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के। हेक्सागोनल बिल्कुल टेट्रागोनल की तरह होता है, तो उसी सीक्वेंस में लिख देंगे।
और फिर से देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों ही बराबर है। तो ऐसे इस तरीके से सीक्वेंस में आप आ सकते हैं। ए बराबर नहीं है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और ट्राई क्लिनिक में तीनों ही बराबर नहीं है। तो इस तरीके से ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक तीनों में ही तीनों के तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सबसे है हेक्सागोनल और राम्बोहेड्रल। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। और अभी पहले इंटरफेसियल एंगल की भी बात कर लेते हैं। क्यूबिक में अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री का होता है, यानी मैंने ये क्यूबिक का बनाया हुआ है। टेट्रागोनल में अल्फा, बीटा, गामा इसमें भी तीनों 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये तीनों के तीनों के इंटरफेसियल एंगल तो सेम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के। अब बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल और ट्राई क्लिनिक की। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मोनोक्लिनिक वाले में अल्फा और गामा तो बराबर है लेकिन बीटा बराबर नहीं है। हेक्सागोनल में अल्फा, बीटा दोनों बराबर हो गए, इस बार गामा अलग हो गया और वो हो गया 120 डिग्री के एंगल के बराबर। राम्बोहेड्रल में अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और इसमें ट्राई क्लिनिक में अल्फा, बीटा, गामा बराबर तो है राम्बोहेड्रल में, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और ट्राई क्लिनिक में अल्फा, बीटा, गामा तीनों के तीनों ही बराबर नहीं है और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि उनमें एंगल जो है अलग अलग पाया जाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं हम। चेहरा तेरा वो मस्त है, रोशनी त्रिवेदी। एज लेंथ वाले में सीधे क्या कर सकते हैं, पहले सारे बराबर, एक बराबर नहीं, दोनों ही बराबर नहीं, फिर उसी को रिपीट करके लिखते जाएंगे और लास्ट में ऐसे पहुंच जाएंगे। इंटरफेसियल एंगल में क्यूबिक, टेट्रा, आर्थो तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर है। मोनोक्लिनिक में एक चेंज हो जाता है, हेक्सागोनल में भी एक चेंज हो जाता है, राम्बोहेड्रल में भी एक चेंज हो जाता है। ट्राई क्लिनिक में तीनों का तीनों ही चेंज हो जाता है, अलग होता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबिक के एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और कॉपर। टेट्रागोनल के एग्जाम्पल है सॉलिड्स, जैसे अगर NaCl रहेगा तो ये क्यूबिक लैटिस बनाएगा, एकदम बिल्कुल यहाँ Na होगा, एक Cl होगा, इस तरीके से ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। तो NaCl और Cu क्यूबिक के एग्जाम्पल है। वही टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल है SnO2 यानी कि टिन ऑक्साइड और TiO2। ऑर्थोरोम्बिक का एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। मोनोक्लिनिक का एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O। हेक्सागोनल ग्रेफाइट होता है जो कि कार्बन का एक क्रिस्टल है। राम्बोहेड्रल में HGS यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। और ट्राई क्लिनिक का एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम खत्म होते हैं। अब देख लेते हैं हम कि ये क्यूबिक कितने टाइप का होता है, टेट्रागोनल कितने टाइप का होता है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, राम्बोहेड्रल, ट्राई क्लिनिक, इसमें क्या कोई क्लासिफिकेशन होता है? तो बिल्कुल होता है। वो होता है इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, और ये वेरी करके 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाते हैं। उन्हीं क्रिस्टल सिस्टम को यहाँ पे हम देखेंगे। तो 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हमने अभी देखा। उसमें अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का लैटिस पॉइंट के बेसिस पे देखा जाए तो क्यूबिक लैटिस 3 तरीके के हो सकते हैं, प्रिमिटिव, BCC और FCC तरीके के। यानी कि ये जो अरेंजमेंट बनेगा, जैसा कि हमने उससे पहले देखा, तो यहाँ पे हम एक तो कोने में अरेंजमेंट कर सकते हैं, BCC यानी बॉडी सेंटर और कॉर्नर पे रख सकते हैं, और FCC यानी सारे फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे रख सकते हैं। अगर ये बातें ना समझ में आई हो तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ रखा जाता है। इसलिए क्रिस्टल सिस्टम प्रिमिटिव, BCC और FCC टाइप का हो सकता है। टेट्रागोनल की अगर बात करें तो इसमें 2 वेरिएशन पाए जा सकते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में 4 वेरिएशंस है, प्रिमिटिव, BCC, FCC, ECC, यानी जो 4 तरीके के होते हैं सारे के सारे ऑर्थोरोम्बिक में देखे जा सकते हैं।
वहीं मोनोक्लिनिक में दो तरीके के है, प्रिमिटिव और बीसीसी। हेक्सागोनल, रंबोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक तीनों में ही केवल एक ही तरीके का पाया जा सकता है, वो है प्रिमिटिव टाइप का। तीनों में ही बस प्रिमिटिव टाइप का पाया जाएगा। तो इन सारे को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, अगर इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे बात करें तो। ठीक है, फिर दूसरी बात करें हम तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लेक्चर जो इस टॉपिक का है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो उसको जरूर देख लेंगे। उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम होता है उसको हम डिनोट करते हैं रैंक जेड से, और यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा लिख दिया है कि सिंपल क्यूबिक का रैंक 1 आता है, बीसीसी का रैंक 2 आता है, एफसीसी का रैंक 4 आता है, इंड सेंटर का रैंक 2 आता है। इस रैंक का मतलब यह है कि यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने कंस्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट है, उनका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन कितना है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं जो एटम का रेडियस है, यानी कि आर और एज लेंथ ए के बीच में क्या रिलेशन है, ये देखने वाले हैं। ये रिलेशन हमारे किस काम आएगा, एज लेंथ ए और रेडियस आर में रिलेशन करके हम एक्चुअल में निकाल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को, कि किसी भी एटम का कितना पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब यह है कि एटम में कितने क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। जितना क्लोजली पैक्ड एटम किसी स्पेसिफिक यूनिट सेल में रहेगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा रहेगा, और हम कह सकते हैं कि जगह बहुत ही कम खाली है। अब हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। ये इस बात का मेजर है कि कोई भी यूनिट सेल कितना क्लोजली पैक्ड है, यानी कि उसमें जो एटम है वो कितने आसपास प्रेजेंट है। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें जेड की वैल्यू कितनी है। जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू होगी, यानी नंबर ऑफ एटम का कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो डेंसली पैक्ड होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर इन अ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में स्फीयर्स के द्वारा कितना स्पेस ऑक्युपाई किया गया है उसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर डायरेक्टली पूछ लेता है कि सिंपल क्यूबिक का कितना पैकिंग एफिशिएंसी होगा, या फिर एफसीसी का कितना पैकिंग एफिशिएंसी होगा, या बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, डायरेक्टली पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी को मैं पीई से लिख देता हूं, पी इज इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, किसी भी यूनिट सेल में स्फीयर का वॉल्यूम क्या है उसको बताता है। तो जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब अगर हमें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि यहां लिखा है इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, तो हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जरा देख लेते हैं कि एक्चुअल फार्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का क्या होगा। तो पीई इज इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, छोटे क्लासेज में पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, हमने देखा कि जो बनाया गया था ये यूनिट सेल, इसका ये एज लेंथ है ए, तो इस क्यूब का
वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला निकल जाता है जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। अब जरा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें जरूरत पड़ेगी आर की और दूसरी जरूरत पड़ी ए की। यानी कि अगर हम एफसीसी, सबसे पहले एससीसी का देख लेते हैं। अगर हम एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का ए और आर में रिलेशन देख ले तो सारे का पुट करके एक बार एससीसी का ए की वैल्यू पुट करके, बीसीसी के ए की वैल्यू को पुट करके और एफसीसी के ए की वैल्यू को पुट करके हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और जेड यानी रैंक की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि एससीसी के लिए कितनी थी, एससीसी के लिए जेड की वैल्यू 1 थी, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 थी, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 थी। तो इन सारे की जेड की वैल्यू पहले ही निकल गई है। ए और आर के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। तो एससीसी में देखा जाए तो A इज इक्वल टू हो जाता है 2R। अब देख लेते हैं कैसे A इज इक्वल टू 2R हो जाता है। जैसे अगर एससीसी में कोने कोने पे एटम रखा हुआ होता है तो ये वैल्यू पूरी क्या है, A है। अब देखा जाए अगर तो ये R हो गया और ये R हो गया, तो R जुड़ के 2R हो गया, यानी A इज इक्वल टू 2R हो जाएगा। A इज इक्वल टू 2R। बीसीसी में आता है A की वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं तो आ जाता है 4R अपॉन में √3। एफसीसी में A इज इक्वल टू आ जाता है 4R अपॉन √2। अब हमने देख लिया कि एससीसी के लिए A की वैल्यू 2R, बीसीसी के लिए A की वैल्यू 4R अपॉन √3 है और एफसीसी के लिए A की वैल्यू 4R अपॉन √2 है। तो बारी बारी से इस A के जगह पर इन सब की वैल्यू रख करके एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 सिंपल क्यूब में वहां लिखा हुआ है मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। ए के जगह पे रख दे 2R का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में 8R क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 2 जा 8, यानी यहां आ गया π/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.524, 0.524 आ जाता है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0.52 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी आ जाता है एससीसी के लिए। ऐसे ही अगर हम निकाले एफसीसी के लिए यानी कि फेस सेंटर्ड, चलो बीसीसी के लिए निकालते हैं पहले। बीसीसी के लिए तो क्या आ जाएगा, बीसीसी के लिए 2 होती है रैंक की वैल्यू, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 2R। आर की वैल्यू होगी बीसीसी के लिए 4R अपॉन √3, 4R अपॉन √3 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.68 और परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.68 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 68% वैल्यू आ जाती है बीसीसी के लिए। और एफसीसी के लिए अगर वैल्यू निकालें तो रैंक की वैल्यू 4 होती है, जेड की वैल्यू 4,
तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें ए की, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 4r अपॉन √2 का क्यूब। यहाँ इसको सॉल्व किया जाए अगर तो आ जाता है वैल्यू 0.74। ये आया पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड यानी परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाइड निकाले तो क्या होगा 0.74 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 74%। तो इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी ए के जगह पर ए और आर में रिलेशन जो आया है उसको लिख करके पैकिंग एफिशिएंसी को निकाला जा सकता है। तो एक बार मैं तीनों कंक्लूड कर दे रहा हूं क्योंकि सीधे एग्जाम में यही पूछा जाता है। एससीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी आ गया 52.4%, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी आ गया 68% और एफसीसी के लिए परसेंटेज आ गया हमारा 74%। इस तरीके से हम सारे का निकाल सकते हैं इजीली, और एग्जाम में या सीधे ये ए की वैल्यू पूछ सकता है या फिर एफसीसी के लिए ए की वैल्यू या बीसीसी के लिए ए की वैल्यू। इसका हम यूज करके इस फार्मूले में रख के एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज निकाल सकते हैं और इजीली हम एग्जाम्स में नंबर पा सकते हैं। एक चीज और पूछा जाता है किसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, यानी कौन से सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो एफसीसी सबसे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, सबसे डेंसिटी इसकी ज्यादा है। डेंसिटी भी पूछ सकता है, सबसे डेंसिटी कम किसकी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी सबसे कम 52.4% होती है और बीसीसी की 68% है पैकिंग एफिशिएंसी। तो इस तरीके से हमारा पैकिंग एफिशिएंसी वाला टॉपिक खत्म होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी होती है और उसे हम कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, डेंसिटी इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। मास ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको जब निकाला जाता है तो आ जाता है D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए। ये आ जाता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीज है। D क्या है, डेंसिटी है, D डेंसिटी, Z रैंक है जो एफसीसी के लिए वैल्यू 4 होता है, एससीसी के लिए वैल्यू 1 होता है और बीसीसी के लिए वैल्यू 2 होता है। एम यहाँ पे मोलर मास या एटॉमिक मास है, मोलर मास और एटॉमिक मास है। इसके बाद Na है, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर या फिर इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो Na की वैल्यू हम पुट करके डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मैं बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा, डेंसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और भी इसमें जितने रिलेटेड टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स है उनको करवाने की कोशिश करूंगा। अभी बस कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज का
हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें कि जब भी रिलेटेड वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इजीली आगे के वीडियोज को देख सके। यहाँ पे इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग के बारे में और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, अपने घर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।